हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 इसके 21 जुलाई में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के सीरीज में ये आपका 21 जुलाई का सेट नंबर 3 होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम बबलू सोनी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आपका अभी जीके का सवाल का आखिरी चल रहा है, इसके बाद मैथ आने वाला है। ठीक है, आ चुका है मैथ्स। ये आपका पहला सवाल आ चुका है। ठीक है, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढालते हैं, तो नए वाले की त्रिज्या कितनी होगी? तो आपको पता है कि तीनों के त्रिज्या का क्यूब करके जो सब सम करेंगे तो नए वाले त्रिज्या के क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बोलेंगे 1 + 2 = 16, ये हो जाएगा 512 इज इक्वल टू आर क्यू। तो हम कह सकते हैं जोड़ने पे कितना आएगा बताइए, 729। और इसी का अगर हम क्यूबिक रूट निकाल देंगे तो हमारा रेडियस के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 9 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। तो एक आसान सवाल से हम लोगों ने क्या किया है, शुरुआत किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य को अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य अगर 650 है, ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य बताइए। यानी मैं कह सकता हूँ 650 को आपको 20% का लाभ कराना है, और तब भी जो है ये 22% छूट पे बेचता है, मतलब 78 के बराबर है। मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से 100 काट दीजिए, 13×5 = 65 और 0, 13×6 = 78, 6×2 = 12 और 0, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1000 रुपीज का क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार है 40 kg। 15 विद्यार्थी हैं, औसत भार हो गया 40 kg। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार जो है 39.5 हो जाता है। तो छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है, आप मुझे बताओ। तो आप बताओ, बाकी का एवरेज भार 39.5 हो जाता है एक के जाने से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताओ। अगर एवरेज में 0.5 का कमी आया है, तो एवरेज से जितने बच्चे हैं उतने से गुणा करेंगे, यानी वो इतना कम से कम सबका वेट लेके चला गया। मतलब मैं कह सकता हूं कि वो खुद का औसत तो ले गया, और साथ ही साथ इन सबका आधा आधा किलो सबका ले गया। तो 14 लोगों का आधा किलो ले गया, मतलब 7 kg और ले गया, मतलब उसका खुद का वजन 47 kg था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप गुणा भाग कैलकुलेशन करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इसका मान क्या होगा। ठीक है, आप इसका वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। और साइन माइनस 2 sin क्यू थीटा और 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं साइन थीटा कॉमन निकालता हूँ। वैल्यू पुटिंग बाद में कर लेंगे, पहले हम ट्राई कर लेते हैं। इसको बोलेंगे 1 - 2 × sin² थीटा। चलेगा? नीचे देखो जरा, यहाँ से हम कॉस थीटा निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 cos² थीटा - 1। अच्छा जी, समझ में आ गया मेरे को। ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों क्या होता है, cos 2a के बराबर होता है। cos 2a के बराबर होता है, तो काट लीजिए इसको इससे। और साइन बटा कॉस का मतलब कितना हो जाएगा, tan थीटा। और ये सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल था ये भी। आगे बढ़ते हैं, ट्रिकी था। 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से और समान समय पर क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू करते हैं। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो वो कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। ठीक है ना, इस तरह के सवाल तो हमेशा पूछे जाते हैं। दोनों को बोलता है कि समान दिशा में ही जा रहे हैं, कोई बात नहीं। समान दिशा में जाने का मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 27 की 18 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं। अब चूंकि टाइम निकालना है मिलने का, टीएम टाइम टू मीट, तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब चूंकि ये स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर में है और ये तुम्हारा मीटर में है, तो मैं कर सकता हूँ कि 18 इंटू 5/18। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और इससे तुम्हारा कट जाएगा 320 बार में, मतलब मैं कह सकता हूँ टाइम टू मीट कितना हो जाएगा, 320 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 20% और 10 अंक और देंगे तो पास हो जाएगा। उसी परीक्षा में जैक को 35% प्राप्त होता है, जो न्यूनतम उत्तीर्ण से 20% ज्यादा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 20 में कम कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मैं कह सकता हूँ कि आप बताओ, अगर मैं इस 20 को भेजूं उधर, तो मैं कह सकता हूँ कि 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 को भेजो इधर यानी 30 के बराबर, यानी 1% की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। 1% अंक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि पास होने के लिए या तो ये ले लो या तो आप ये ले लो। तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 20 गुना 2 यानी कि 40। ठीक है, हालांकि आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज को चेंज कर दो, आप परसेंटेज को छोड़ दो जैसे का तैसे, यानी कि 20%। 10 को आप चेंज कर दो परसेंटेज में, 2 का मतलब 1%, 10 का मतलब 5%, यानी कि 25% इज द रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि ईंट का आयतन दे रखा है, कितना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 14 इंटू तीनों का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो 0.0014। ठीक है, यहाँ आएगा तीन तीन जीरो नीचे, यहाँ जाएगा 4 जीरो ऊपर, तो दोनों जीरो को हटा के ऊपर सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये 14 से ये 14 खत्म हो जाएगा। अब गुणा कर लो, 25 गुना 5 625 और एक जीरो और, इतना ईंटों की आवश्यकता होगी इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के दीवार को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था ये बताओ कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, यहाँ भी कॉस अल्फा यहाँ भी कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ साइन बीटा और कॉस बीटा, तो यहाँ दोनों सेम वैल्यू होने से हम कहीं ना कहीं दिमाग लगा सकते हैं कि एक को काटें। कैसे काट सकते हैं, फिर काम करो, दोनों को आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा साइन बीटा डिवीजन, आप देखो कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू 10/11 बोल सकता हूँ। अभी कॉस से कॉस कट जाएगा ना। अभी कॉस बीटा जाएगा ऊपर और साइन बीटा नीचे, मैं बोल सकता हूँ कॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, 10/11। तो कॉट नहीं बोले, मुझे कॉस निकालना है, कॉस निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉट बीटा जो होता है ये बी अपॉन पी के बराबर होता है। तो यहाँ से आप एच निकाल लो ना, एच निकाल लो, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 121 यानी कि 221 का अंडर रूट। अब मुझे बताओ, अगर मुझे कॉट के बदले कॉस स्क्वायर बीटा निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ कि बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो 100 और रूट 221 का स्क्वायर 221, यानी कि 100/221 इस सवाल का आंसर। ये बढ़िया सवाल था, ये ट्रिकी था कि कैसे कॉस अल्फा को काट के हटाएंगे ताकि हमारा जो कॉस बीटा निकालना, तो बीटा के फॉर्मेट में मुझे कुछ मिले। एक बार जो मिल गया रेशियो लगा दो, उस सवाल का आंसर आ गया। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर इतना है, तो त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई निकाले, मतलब चाप का मतलब होता है आर्क। ठीक है, तो बोल सकते हैं, सॉरी, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 112। यानी आप बताओ 22/7, रेडियस कितना 28 इंटू 28, तो यहाँ से थीटा निकाल लो, फिर थीटा निकालो जरा 112।
ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा 4 बार में, 7 4 बार में कटेगा ना। तो मैं फिर से बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा 4 4 से कट जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये कटेगा क्या, 11, और ये 180, यानी थीटा की वैल्यू जो आ गई 180/11 डिग्री। अगर आपको आर्क निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ 2πr इंटू थीटा अपन 360, भटक दीजिए वैल्यू, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 28, थीटा की वैल्यू 180/11 इंटू 360, इससे कट जाएगा 2 बार में, 7 × 4, ये 2 से 2 खत्म, 11 से 2 बार में, यानी 4 दूना 8 सेंटीमीटर इस संगत चाप की लंबाई आपको आंसर मिलेगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इस त्रिज्या और इस एरिया का इस्तेमाल करके आप उस त्रिज्या खंड का एंगल निकाल लेना है। उस एंगल का इस्तेमाल करके फिर से आप संगत चाप यानी कि जो भी उसका आर्क की लंबाई है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं। अगर इसका वैल्यू दे रखा है x² माइनस 1/x² की वैल्यू 4√6 है, अगर x 1 से बड़ा है तो आपसे बोलता है कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आओ जरा निकाल लेते हैं। तो अगर मैं x माइनस 1/x निकालूंगा तो वो कैसे आएगा, x माइनस 1/x कैसे आएगा, या फिर हम पहले काम करते हैं ना, हम पहले काम कर लेते हैं। माइनस वाला केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो हम एक काम कर लेते हैं, x² प्लस 1/x² निकाल लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 6 96, और प्लस 4 100, 100 का अंडर रूट यानी कि 10, ये 10 के बराबर है। तो अब मैं कह सकता हूं कि x प्लस 1/x कैसे हो जाएगा, 10 + 2 यानी कि 12 का अंडर रूट हो जाएगा, 12 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं x माइनस 1/x निकाल लेता हूं। तो स्क्वायर करो, 12 - 4 यानी कि 8 का अंडर रूट आपका मिल चुका है। तो x³ माइनस 1/x को मुझे लगता है कि हम 2-3 एक्स्ट्रा निकाल दिए, कोई बात नहीं, डिवाइड हो जाएगा इसी तरीके से। तो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब करके प्लस 3 टाइम्स, राइट, यानी कितना हो जाएगा बताइए, ये √8 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स √8, यानी कि √8 कॉमन, √8 कॉमन निकाल लो इसमें से, तो यहाँ बचेगा 8 और प्लस 3 यानी कि 11। तो और ज़रा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे इसको, तो √8 का मतलब कितना हो जाएगा, 2√2 इंटू 11, तो 11 × 2 का मतलब हो जाएगा 22√2, इस सवाल का आंसर है। हो सकता है कि मुझे इतना सब कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी, डायरेक्टली x² माइनस x² का यूज करके हम x माइनस 1/x भी निकाल सकते थे, बट दिमाग में जो पहले आता है उसको आप कर लीजिए, कुछ भी याद करके नहीं करना होता है, जैसे आपको सवाल में समझ में आता है एग्जाम हॉल में वैसे आप फटाफट इस्तेमाल कर दीजिए, फटाफट यूज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है कि x और y धनात्मक संख्याएं हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो बोलता है कि x माइनस वाई की वैल्यू 5 है और एक्स वाई अगर 150 है तो बता दो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा होगा थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं 30 × 5 करूं तो कितना हो जाएगा 150, और 30 - 5 करूं तो ये 5, सॉरी 25 चाहिए ना। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो गया मेरे से, कोई बात नहीं, तो हम लोग फार्मूला का यूज कर लेते हैं। कैसे यूज कर पाएंगे आप बताओ, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर जो होता है वो x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से क्या करो, आप इसका वैल्यू रख दो, ये तो निकालना है आपको, तो इसका वैल्यू रख दो आप, कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 4 इंटू 150। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 600 और ये 25 यानी कि 625। अगर मैं इसे स्क्वायर को हटाऊं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, यानी कि 25
इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि x प्लस वाई आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। ए सर्टेन अमाउंट इज लेंट, उधार लिया गया, एट x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। आपसे बोला सिंपल इंटरेस्ट पे x% के रेट से 3 साल के लिए कुछ पैसे उधार लिए गए। इफ द अमाउंट वाज लेंट, अच्छा इन स्थिति का मतलब होता है अगर इसके बदले अगर अमाउंट को 3x% से लिया गया होता, मतलब इस x का 3 गुना अगर रेट को 3x% कर दिया गया होता, y मोर ईयर्स, मतलब पहले से 3y साल था, सॉरी पहले 3 years था, अब जो है y साल ज्यादा, अब जो y की संख्या है 3 + y, देन द सिंपल इंटरेस्ट would have been 7 times the earlier interest। अब इस वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट 7 गुना हो जाता है। What is the value of y? What is the value of y? इस y का वैल्यू, इस y का नहीं, आप यहां देखेंगे ये वाला y, इस y का वैल्यू आपको निकालना है। ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो आओ जरा देख लेते हैं, आओ जरा देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने। इस सिंपल इंटरेस्ट को मान लिया हमने ये ए के बड़ा, ये नहीं मानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को आप मान लो, क्या मान लो मैं, एम मान लेता हूं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7 × m। तो इस वाले केस में कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू पी गुणा आर गुणा टी बाई 100। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अमाउंट तो सेम ही है, रेट बदल गया और टाइम भी बदल गया। तो आपको निकालना है किसकी वैल्यू, बता दो। आपको वैल्यू निकालना है इस y का। ठीक है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ना काट डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही डिवाइड किया हमने, तो आप देखेंगे m से m कट जाएगा, p से p कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। मैं बोल सकता हूँ 7 की वैल्यू 3 + y के बराबर होगी, यानी 3 में कितना ऐड करेंगे ताकि 4 आएगा, यानी कि y की वैल्यू 4। और ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं। इस व्यंजक को सरल कीजिए, इस व्यंजक को सरल कीजिए। इस तरह के सवाल हमेशा पूछे गए हैं। तो 1 + p और 1 - p बनेगा 1 - p²। फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 - p का पावर 4। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - p का पावर 8। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - p का पावर 16। फिर इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो आखिरी टाइम बनेगा 1 - p का पावर 32। ठीक है, और -1 ये तो एक्स्ट्रा है, यानी माइनस इंटू माइनस में बोल सकता हूं, ये आप देखेंगे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं है, सिंपल क्या है, माइनस है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस 1 में से अगर 1 को मैंने कम किया तो 1 1 कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, -p का पावर 32। और ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। ये भी एक अच्छा सवाल है, लेकिन ये रिपीटेड सवाल है, प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं। आप देखो फिर से ये आपको दे रखा है डाटा वाला सवाल। सो आगे देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। स्टेट के बारे में कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, वट। सो इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट्स इज 315 पे 000, आपसे पूछ रहा है कि सब स्टेट का जो पॉपुलेशन है 315 पे 000 के बराबर है। तो आगे क्या बोलता है, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ illiterate people in Goa and MP, in Goa and MP, in Goa and MP. Where is Goa? Where is MP? Here is MP and here is Goa. ठीक है, ओके, ये बढ़िया सवाल मुझे लग रहा है। इलिटरेट पीपल, ठीक है, इलिटरेट पीपल के बारे में आपसे पूछ रहा है। ओके, तो आप जरा देखोगे, गोवा और एमपी का पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो गोवा का आप देखेंगे 12%, गोवा में रहने वाले लोग कितने हैं, 12%।
और एमपी के अंदर रहने वाले लोग कितने हैं? 20%। ठीक है, 20%। अब ये मेल और फीमेल के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेल हो चाहे फीमेल हो, आपसे पूछ रहा है लिटरेट और इलिटरेट के बारे में पूछ रहा है, कितने लोग अशिक्षित हैं। तो आप देखेंगे 20% में से 1:4, मतलब 1:4 का अगर रेशियो है तो मैं कह सकता हूँ कि 16% लोग क्या हो गए? इलिटरेट हो गए। ठीक है। अच्छा, लोग पूछ रहा है कि मेल पूछ रहा है कि फीमेल पूछ रहा है, आपको ये भी पता लगा लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल, मेल और फीमेल को क्लासिफाई नहीं किया, मतलब ठीक है, पूरे का निकालना है। इस 12% को 3 और 2 के रेशियो में निकालिए, तो मैं कह सकता हूँ कि 12/5 इंटू 2 यानी 24/5%, यानी कि 5 चौका 20 4.8% क्या हो गए? इलिटरेट हो गए। यानी 16 और 4.8 यानी कि 20.8% क्या हो गया? इलिटरेट पीपल। यानी मेरे हिसाब से 315 पे 000 को अगर मैं 20.8% निकाल दूं, तो मेरे हिसाब से यही तुम्हारे सवाल का आंसर होगा। अब जरा एक बार करते हैं। डेसिमल को हटाया, जीरो लगाया, 3 जीरो से हमने 3 जीरो को हटा दिया। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर आएगा? कर लेते हैं एक बार। 208 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2×5 = 10, 8×5 = 40, यानी कि 1040, तो हमने लिख दिया जीरो। 104 कैरी। 208 एकम 208 और प्लस 104 कितना हो जाएगा? 312। तो हम लिखेंगे 2 और कैरी हो जाएगा 31। कैरी हो जाएगा 31। ठीक है। फिर वैसे ही 208 गुणा 3 यानी कि 624 में अगर 31 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 4 1 5 5 और 655। यानी कि जो हमने उम्मीद किया था कि सवाल का आंसर ऐसे आएगा, बिल्कुल ही ऐसे आएगा। अगर इस यही सवाल आपका बहुत मुश्किल बन जाता अगर यहाँ पे इलिटरेट पीपुल ना लिख करके लिख देता कि इलिटरेट मेल, फिर आपको यहाँ से भी रेशियो निकालना पड़ता, फिर यहाँ से भी रेशियो निकालना पड़ता और सवाल बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो हो सकता है इस चार्ट का इस्तेमाल करके किसी और शिफ्ट में या तो मेल फीमेल पूछ लिया होगा, या तो मेल फीमेल का इलिटरेसी पूछ लिया होगा, या लिटरेसी पूछ लिया होगा। ये बढ़िया सवाल है, आप देखेंगे पाई चार्ट का सवाल है, बढ़िया सवाल पूछा गया आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम का 20% 4 दिन में कर सकता है, तो मैं कह सकता हूँ कि 100% 4×5 = 20 दिन में कर सकता है, क्योंकि 20×5 100% होता है। बी उसी काम का 33.1/3%, यानी कि 3 से गुना करूंगा, यानी 30 दिन में काम कर सकता है। बोलिए, ये तुम्हारा टाइम दे रखा है। उन्होंने 9 दिन तक एक साथ काम किया, तो पहले एक काम करो, एलसीएम निकालो। 20-30 का एलसीएम होता है 60। तो आप बताओ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3:2। उन्होंने 9 दिन तक एक साथ काम किया, फिर सी ने शेष कार्य को 6 दिन में पूरा किया। 9 दिन साथ किया, मतलब 3 और 2 5 गुणा 9 यानी कि 45 काम इन दोनों ने 9 दिन में खत्म कर दिया। तो बचा हुआ जो 15 काम था, 60 में से 15 काम जो बचा उसको सी ने 6 दिन में किया। तो 15/6 यानी कि एक दिन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2.5। होगी कि नहीं होगी? तो बी और सी मिलकर समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में करेंगे? अगर पूरी वैल्यू 60 है तो 60 का आप 75% निकालोगे, यानी 3/4। इस काम को बी और सी मिलकर, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1/4.5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना? ओके, तो आप बताइए मैं कैसे करूं? इस डेसिमल को हटा दूं क्या? ये जीरो चल जाएगा ऊपर। ये देखो 15 चौका 60, 15 तिया 45, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी कि 10 डेज। इस सवाल का आंसर, ये भी एक बढ़िया सवाल है, घुमा के पूछा गया सवाल है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बढ़िया सवाल आपके हिस्से में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछता है कि रेखा जो है, रेखा के बारे में सवाल है कि रेखा एक अकेले कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है, और बीना के बारे में सवाल है कि उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है। ये तुम्हारा टाइम है। रेखा से आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे गए। 16 तिया 48, 12 चौक 48, 48 क्या हो गया? टोटल काम हो गया, और ये तुम्हारा इफिशियंसी हो गया। तो आप मुझे बताओ, अल्टरनेट काम करवाते हैं 3 और 4, तो 2 दिन में मैं कह सकता हूँ कि 7 काम हो गए। बताओ, तो 7 छक 42, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं
तो आप कहेंगे कि 12 दिन में 42 काम हो गया, लेकिन काम तो 48 है, यानी कि फिर एक बार 3 काम होगा तो इधर एक दिन बढ़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 13 दिन में 45 काम हो गए। अभी 3 काम बाकी है, लेकिन अगली बार ये चौथा वाला काम करेगा, यानी कि 13 इंटीजर 3/4 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं, अल्टरनेट डेज वाला सवाल। ठीक है, स्टेशन S1 और S2 के बीच की दूरी जो है 195 किलोमीटर है। जैसा बोलता है सवाल वैसा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे S1 और इधर लिखा हुआ है आपका S2, 195 किलोमीटर इसके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, एक स्टेशन S1, एक ट्रेन स्टेशन S1 से 4 बजे शाम को स्टेशन S2 की तरफ, यहां से आपसे बोल रहा है कि 4 बजे शाम को S2 की तरफ जाता है, उसकी स्पीड कितनी है 65 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन S2 से 5 PM में, ये 5 बजे शाम को चलती है इस तरफ S1 की ओर 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों ट्रेन एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी? बढ़िया सवाल है। आप मुझे एक बात बताओ, ये जब 5 बजे चलेगा और ये 4 बजे चलेगा, तो जब ये 1 घंटा चल चुका होगा, तो 1 घंटा चल के जब यहाँ पे S1 तो ट्रेन 1 आया होगा, तब तो ये चलना शुरू किया होगा, यानी कि 1 घंटे में मैं कह सकता हूँ कि 65 किलोमीटर कम हो गया, यानी कि अब जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 130 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। और अब अगर मिलने की बात करें, तो यहाँ भी 5 बज चुका है और यहाँ भी 5 बज चुका है। सेम डिस्टेंस पे अगर सेम टाइम पे चलेंगे तो लगाओ रिलेटिव टाइम, बोल सकते हैं टाइम टू मीट कितना घंटा लगेगा, बताइए। टाइम टू मीट आप निकाल लीजिए, तो आप बोलेंगे 130 अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा। तो दोनों सेम डिस्टेंस में नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब बोल सकता हूँ कि 65 + 35 यानी कि 100। ये तुम्हारा आवर है, इतना घंटा, इतना आवर लगेगा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 13/10 घंटा और लगेगा 5 बजने के बाद। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 5 PM + 13/10 घंटा और, यानी 13/10 घंटे का मतलब 1 घंटा पूरा, और प्लस 3/10 घंटा, इसको मैं चेंज करूंगा मिनट में तो 0 0 कट जाएगा, यानी कि 6×3 = 18, यानी 5 PM और 1 घंटा और, यानी कि 6 बज चुका और 18 मिनट और हो चुका, 6 बज के 18 मिनट इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दो वृत्त की जीवाएं, क्या बोलता है कि दो वृत्त की जीवाएं, होल्ड करिए, हाँ, दो वृत्त की जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर बिंदु P पर मिलती हैं। जो वृत्त के अंदर, अगर मैं इसको AB, इसको CD बोलूंगा, तो P पर क्या होता है, मिल जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AP है 12, AB पूरा अगर 20 है तो ये वाला 8 होगा, CP है 16, तो ये आपको निकालना है CD। CD पूरा निकालना है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो 16 × x 12 × 8 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 और ये 4, 4 और ये 2, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो पूरा CD की वैल्यू 16 + 6 यानी कि 22। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या बोलता है, फिर से ही सवाल आ चुका आपके पास। तो आप देखेंगे तालिका दी गई है, इस वर्ष में क्या बोलता है कि तालिका वर्ष 2010 से 14 तक किसी शहर के विभिन्न 4 कॉलेजों A, B, C और D में नामांकित स्नातक छात्रों की संख्या को दर्शाती है। साथ ही इन वर्षों के दौरान अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को भी दर्शाती है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 2010 में इतने नामांकित हुए, इतने लोग पास हो गए। अब जब सवाल देखते हैं क्या बोलता है कि सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी, सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी सिर्फ इसकी बात कर रहा है, से नामांकित छात्रों के औसत का इसका, 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 इसका और इसका औसत निकाल लीजिए। कॉलेज डी से उत्तीर्ण छात्रों के औसत से अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है,
तो इन सबको जरा जोड़िए, तो फिर इसको हम जोड़ लेंगे। तो 700, 700, 1400 और 600 2000 और 700 2700 और 700 3400 प्लस 10 और 50 60 और 80 140 और 20 160 और 40 200, यानी मैं कह सकता हूँ 3600/5 कितना आ जाएगा बताइए। 3600/5 कितना आ जाएगा? 720। ठीक है, ये एवरेज नामांकित विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब जरा इसको जोड़िए तो 600 और 700 1300 और 600 1900, 600 2500 और 700 3200 3200 प्लस 50 और 10 60 और 40 100 और 100 200, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3400/5, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये आने वाला है 680। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, इन दोनों के एवरेज का औसत निकालिए। 720 H2 680, तो अगर आप देखेंगे तो 4 से कट जाएगा दोनों, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 0 18 चौक 72, 0 0 0 काट लीजिए, यानी कि 18:17 इस सवाल का आंसर। इस सवाल में कोई दम नहीं है, बस जोड़ घटाव दिया गया है, सवाल में पूछा गया। ठीक है, जितना फास्ट आप जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए। चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, उसको x मान लीजिए। 8/12 इज इक्वल टू 14/x। क्या आप काटेंगे? ये 2 और ये 3, 2 से काट लीजिए 7 बार में, यानी कि x की वैल्यू आ गई 7 तिरिकी 21। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि रीता और रीना स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे में पूरा कर सकती है, तो एक साथ काम करती है तो कितना टाइम लगेगा? तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। आप चाहो तो लिख सकते हो रीचा, लिख देता हूं मैं रीता और रीना। इसको लगता है 8 घंटा, इसको लगता है 12 घंटा और इसको लगता है 24 आवर्स। ठीक है, ये तुम्हारा टाइम का दे रखा है। तो अगर इसकी एफिशिएंसी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे बताइए? इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 120 मान के चलता हूं मैं, तो 8 से डिवाइड किया तो 15 हो जाएगा इसकी इफिशियंसी, इसकी 10 इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी 5। ठीक है, यानी हमने 120 लिख के गड़बड़ी कर दी। ठीक है, इसका एलसीएम 24 ही होगा, क्योंकि मुझे कटता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर नहीं कटता तब तो बोलते हैं। 24 इसका एलसीएम है, यानी 8 गुणा 3 12 गुणा 2 और ये 1, तो 24 बटा इन तीनों का सम कर दीजिए, यानी कि 6 कर दीजिए, यानी 4 घंटे में तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर पाएंगे। आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा फिर से बोर्ड मास? पहले हम ये काम कर लेते हैं, 3 माइनस 2 यानी कि 1/6, और डिवाइड करना है तो इसको ठीक है मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ। 6 सत्ते 42, यानी इतने की वैल्यू कितनी आ गई? 7। 7। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, 7 को 7 से काट लेंगे और सवाल का आंसर आ जाएगा गलत, क्योंकि पहले आपको डिवाइड का काम करना होता है, ना कि मल्टीप्लीकेशन का। तो नीचे लिखते हैं, ये देखो 3/2 डिवीजन 1/7 इंटू 7, देखो कितना हो जाएगा 3/2 और मल्टीप्लीकेशन 7, फिर से मल्टीप्लीकेशन 7, क्योंकि हमने पहले डिवाइड का काम किया। तो आप देखेंगे 49 गुणा 3 147/2, यानी कि 7 3 1/2। अगर यहाँ पे 7 से 7 काट दिए होते और ये डिवाइड करते 1 से, तो आंसर आता 3/2। आंसर मैच ही नहीं होता, इसलिए बोर्ड मास का रूल आपको याद रखना है, पहले डिवीजन करना है फिर मल्टीप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बोलता है? 23 नंबर सवाल फिर से पूछ दिया आपसे, समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो 9% और 17% की दो क्रमिक छूट, तो मैं कह सकता हूं 9 + 17 माइनस 17 का 9% होगा। बोलिए। तो मैं कह सकता हूं 17 और 9 कितना होता है? 26 में से माइनस करेंगे 17 का 9%, 17 का 10% कितना हो जाएगा? 1.7, और इसमें से 0.17 1% माइनस कर देंगे तो वही तो आंसर होगा 9% का, यानी इसको बोल सकता हूँ 1.53। ये कितना है? 9% है 17 का, और ये तुमको यहाँ माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 24.47%। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। एक्स वाई जेड के बारे में कह रहा है कि वाई पर समकोण है। आप देखेंगे एक्स वाई जेड, तो वाई पे क्या हो गया, समकोण हो गया, और साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है, यानी इसकी वैल्यू मैं कह सकता हूं 30 के बराबर है। इसकी वैल्यू 30 के बराबर है, क्योंकि साइन एक्स यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो कॉस एक्स और कॉस जेड निकालना है। अगर ये 30 हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस एक्स निकालो जरा। कॉस एक्स, कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। कॉस जेड यानी कि कॉस 60 1/2। साइन एक्स इंटू साइन जेड, साइन एक्स इंटू साइन जेड, तो फिर से हम बोलेंगे 1/2 इंटू √3/2। ठीक है, यानी √3/4 दो बार लिखा गया है, मतलब मैं कह सकता हूं कि √3/2 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और इस शिफ्ट का आखिरी सवाल, बोर्ड मास का सवाल, आसान सवाल। ठीक है, तो पहले हमने इसका काम किया, तो ये आ गया -3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -39। ठीक है, -39। अब यहाँ पे तुम कह सकते हो कि ये -28 है, और 16 गुणा 4 64 है, प्लस प्लस ये देखो 12 है और यहाँ लगा हुआ माइनस। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30/2 यानी कि ये 15, यहाँ पे आ गया 15। ठीक है, तो आप बताओ, अगर हम यहाँ 15 में से 12 कम किया तो 3 बच गया, प्लस प्लस 64 में से 28 कम करो, 22 और 12 22 और 14 कितना हो जाएगा 36, -39, -39। तो आप देखेंगे ये भी 3 + 36 कितना हो जाएगा 39, और ये 39 कट के सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो 0 इस सवाल का आंसर है। बोर्ड मास का सवाल, आखिरी सवाल और इजी सवाल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।